इनकम टैक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में इसका करा चुकी हूँ, उसमें मैंने इसके रूल और थोड़ी सी थ्योरी बताई है कि पूंजी लाभ होता क्या है, और इसका जो न्यूमेरिकल करने का फॉर्मेट है वो बताया है मैंने, और उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं। और जिसने फर्स्ट वीडियो इसका नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रा क्लासेस बाय प्रिया बड़गुज्जर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है, मिस्टर एक्स ने 1982-83 गत वर्ष होता है प्रीवियस ईयर। यहाँ देखो मैंने हिंदी में भी लिखा है और यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप इंग्लिश में इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक तो यहाँ देखिए 5,25,000 गत वर्ष में 5,25,000 में एक संपत्ति क्रय की गई और 20,000 पंजीयन में दिया हुए, मतलब जो खर्चा हुआ है खरीदते समय जो खर्चा हुआ है वो 20,000 का हुआ है। और 1981 को एक्स की मृत्यु हो गई, मतलब जिसने संपत्ति खरीदी 1999 में उसकी मृत्यु हो गई और उसने उस संपत्ति को उसके पुत्र एम को उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। और मतलब जो उसने ये संपत्ति खरीदी थी 1982 और 83 में, यह उसकी मृत्यु हो गई है 1999 में। और 1900 जो इसने ये संपत्ति खरीदी थी 5,25,000 की, उसके पुत्र का नाम है एम, उसको मतलब उसका अधिकार था उस संपत्ति में, तो उसको प्राप्त हो गई है। उस समय संपत्ति का बाजार मूल्य 18,000 था तथा एम ने 2016 को यह संपत्ति 55 लाख रुपए में बेच दी। कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए पूंजी लाभ की राशि की गणना कीजिए वित्तीय वर्ष में। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा कि सेल, जो हमारा फॉर्मेट है इसका, सेल आएगा, लेस होगा इसमें से सेलिंग एक्सपेंस, और फिर निकल के आ जाता है हमारा नेट, फिर उसमें से लेस होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड फिर उसमें से लेस होता है डिडक्शन, और उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में निकल के आता है इनकम कैपिटल गेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन को किया हुआ है, मैं इसको आपको समझाऊंगी कि किस तरह से इसके अमाउंट का। ये सबसे पहले जो फॉर्मेट है, यदि आपको फॉर्मेट नहीं आता है तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगी कि सेल, सबसे पहले सेल लिखा जाएगा। और सेल कितने का है, सेल कितने का किया उसने, जो उसकी संपत्ति थी 55,000 में उसने बेच दी, तो हमारी सेल की अमाउंट कितनी आ जाएगी 55,000। अब आता है लेस करेंगे हम। इससे पहले वैसे हम लेस करते थे कि सेलिंग एक्सपेंस, लेकिन सेलिंग एक्सपेंस हमें दिए नहीं गई हैं, और तो हम लेस करेंगे उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको बताया है कि जितने की हम संपत्ति खरीदते हैं और जितना उस पर खरीदते समय हम खर्च करते हैं, दोनों को मिला के एक्विजिशन की लागत निकलती है। अब देखो इसमें बाजार मूल्य भी दिया है। देखो हमें एक्विजिशन की लागत, जो हमारी ये है लागत मेन, जितने में एक्स ने खरीदी थी वह संपत्ति, तो 5,25,000 में इसने खरीदी थी। और इस पर पंजीयन के समय यानी कि रजिस्टर, जब इसने यह संपत्ति रजिस्टर कराई थी तो 20,000 का खर्चा आया था। तो टोटल अमाउंट हो जाएगी इसकी 5,45,000। लेकिन यहाँ पे मुझे बाजार मूल्य भी दिया गया है कि जब एक्स की मृत्यु हो गई थी और उसकी जो संपत्ति उत्तराधिकारी के रूप में एक्स को उसके पुत्र एम को प्राप्त हो गई थी, तो उस समय का बाजार मूल्य 18 लाख रुपए था। अब कहने को तो यदि ये संपत्ति जो एक्स है, यदि एक्स के द्वारा जो खरीदी गई संपत्ति है वो 1981 से पहले खरीदी जाती। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक नोट दिखा दूँ कि संपत्ति 1 अप्रैल 1981 से पूर्व प्राप्त की गई है तो 1 अप्रैल 1981 का उचित बाजार मूल्य ही लागत माना जाएगा। तो जो यहाँ अमाउंट आएगी वो 18 लाख आएगी, लेकिन मैंने ली है 5,45,000। अब यहाँ 18 लाख क्यों नहीं आई, क्योंकि जो एक्स ने संपत्ति खरीदी है वो संपत्ति 1981 के बाद में खरीदी गई है। यदि ये 1981 से पहले खरीदी जाती तो हमारा जो एक्विजिशन की जो लागत होती वो 18 लाख आती, ये हमारी 18 लाख आती। लेकिन अब उसने 1982 के बाद यानी कि 1981 के बाद संपत्ति खरीदी थी, तो जो
जब इसके पिताजी ने, ये इसका पिताजी तो होगा फादर, जब इसके फादर ने जिस समय यह संपत्ति खरीदी होगी तो उसी समय की लागत मूल्य को हम लेंगे। अदरवाइज़ यह संपत्ति 1981 से पहले खरीदी जाती। अब कब खरीदी गई? 1981 के बाद, यानी कि 1982 और 83 में खरीदी गई थी। तो हम जो बाज़ार मूल्य वास्तविक लागत लेंगे वो 5,25,000 और ये पंजीयन की लेंगे। लेकिन यदि ये 1981 से पहले खरीदी जाती तो हमारा जो बाज़ार मूल्य जो वास्तविक मूल्य आता वो 18 लाख आती। अब मान लो मैं इसको चेंज कर दूं कि एक्स ने यह संपत्ति 1981 और 82 में खरीदी, या 1980 से 1981 में खरीदी, ठीक। तो उस समय अब जो मेरी एक्विजिशन की अमाउंट आएगी ये वाली, ये अब मेरी 18 लाख आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अभी हमने नोट में पढ़ा है कि संपत्ति 1 अप्रैल 1981 से पूर्व मतलब पहले प्राप्त हो तो 1 अप्रैल 1981 का उचित बाजार मूल्य ही लागत मूल्य माना जाएगा। लेकिन ये खरीदी गई है बाद में, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी अमाउंट, उसकी टोटल अमाउंट आएगी जितने में उसने खरीदी 5,25,000 प्लस जितना उसने उस पर खर्च किया, तो दोनों को ऐड करेंगे एक्विजिशन। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाता है ये। अब देखिए इसमें हमें और भी पॉइंट डालने थे, लेकिन इस क्वेश्चन में वह पॉइंट नहीं दिए, तो केवल इतना ही दिया है हमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, और ये इसका सॉल्यूशन है और मैंने आपको समझा दिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये अमाउंट आई है इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा आ जाता है ये कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब लिखा जाएगा ये मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये लॉन्ग टर्म और कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्या फंडा है, तो आप वीडियो फर्स्ट देखिए इसकी कैपिटल गेन की, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आप कमेंट नहीं करते हो, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।